नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय जो मुगल शासक औरंगजेब थे, जो छठे मुगल शासक थे, वो इस समय खबरों में बने हुए हैं। और महाराष्ट्र के नागपुर के पास जो संभाजी नगर है, वहां पर कल आपने देखा था कि कुछ हिंसक झड़पें हुई थी। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी आपने बयान कुछ दिन पहले देखा था कि जो औरंगजेब की जो मजार है उसको हटा देना चाहिए। और इतिहास क्या कहता है? इतिहास में ये माना गया था कि जो औरंगजेब थे वो चाहते थे कि शिवाजी के जो बेटे हैं उनको उनको मार दिया जाए, और इस तरीके की बातें समझ में आई। इसलिए महाराष्ट्र में औरंगजेब एक बहुत ही पोलराइजिंग फिगर माना जाता है। अब औरंगजेब की मजार को हटाने के पीछे, और कल तो नागपुर के पास जो हिंसक झड़पों की खबर आई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम वो लोग वहां पर मौजूद थे। और जिस तरीके से खबरें आ रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वहां पर कुरान जलाने की कोशिश की गई, कुछ ने ये अफवाह उड़ाया कि औरंगजेब की जो मजार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बिल्कुल जैसे बाबरी मस्जिद हटाया जा रहा था, उसी तरीके से औरंगजेब की मजार को भी हटाया जाएगा। तो आखिर औरंगजेब के नाम पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? बीजेपी की असली मंशा क्या है? बीजेपी क्या करना चाह रही है? और औरंगजेब के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो फंडामेंटल इश्यूज है इस समय महाराष्ट्र के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अतुल लोंडे पाटिल, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और विनोद शुक्ला, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आपका भी स्वागत है विनोद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा मैं अतुल से शुरू करती हूँ कि अतुल, ये औरंगजेब पे जो राजनीति हो रही है, इसकी असली नियत क्या है? कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के नाम पर क्यों इतनी राजनीति हो रही है? जी। देखिए, जिस वक्त ये छावा मूवी रिलीज हुई उसी वक्त शेयर मार्केट में तबाही मच रही थी। ये तबाही 5 महीने से मच रही थी, लेकिन जब छावा मूवी आई उस वक्त ये तबाही इतनी ज्यादा बढ़ गई, 92 लाख करोड़ आम आदमी के हाथ से निकल गए। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। बड़े पैमाने पे जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो 100 रुपए से ज्यादा उनकी आमदनी नहीं है। ऐसे काफी इश्यूज थे। और हमारे माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो रोज कनपट सेक रहे थे। भाषा ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि उन्होंने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी। उससे रुपया 70-80 के नीचे चला गया। तो ये सारी जो बातें हैं इससे कई हटाने की ये कोशिश हुई, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत यहां से हुई, वो मूवी में शिर्के जिम्मेदार थे संभाजी महाराज को पकड़वा के देने में। यहां से वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई और हमारे महाराष्ट्र के जाने माने इतिहासकार, दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है इतिहास संशोधक के नाम पर, इंद्रजीत सावंत जी, उन्होंने ये बात रखी है कि संभाजी महाराज के दरबार के कुछ विशिष्ट जाति के लोग थे। मैं जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जात मानता नहीं हूं, सभी वो सियासी जंगे हो सकती है। तो उन लोगों ने वो षड्यंत्र किया था, जिसके ऊपर चिढ़कर प्रशांत कोरटकर नाम के एक पहले पत्रकार थे, आजकल वो पुलिस के साथ उनकी फोटो दिखती है, जिनके पास एक व्यक्ति पर जिस पर रेड हुई थी ईडी की, उसकी रोल्स रॉयस उसके पास कैसे आई, ईडी ने जब्त की हुई। वो व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में काफी गलत और काफी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई। राहुल सोलापुरकर जो है, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में की थी, जिससे ये लोग प्रेशर में आ गए। और प्रेशर में आने के बाद अबू आजमी को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? अबू आदमी जी का स्टेटमेंट आया, तो ये क्रोनोलॉजी आप समझिए इस तरह से उससे निजात पाने के लिए, क्योंकि कोरटकर को तो चिल्लर कहा देवेंद्र फडणवीस ने, जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। जिसे आप चिल्लर कहते हो उससे अब तक आप पकड़ नहीं पाते हो, खड़ा नहीं कर पाते हो सामने, जितना गलत उसने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। राहुल सोलापुरकर क्यों बचा हुआ है? मालवन का पुतला जिस आर्किटेक्ट ने बनाया उसे इतनी जल्दी बेल कैसे मिल जाती है? और जो प्रदीप पुरोहित है, शायद नाम बराबर कर, अगर गलत होगा तो, जो सांसद है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी पहले शिवाजी महाराज थे। शब्दों को समझो क्या है, मोदी जी ही पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों की भावनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ी, पूरे देश में जुड़ी हुई है,
दुनिया भी उनका लोहा मानती है, जिस तरह का उनका शासन था, नहीं, लेकिन मूल्यों के अतुल, आधार पर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि औरंगजेब के नाम पर और शिवाजी के नाम पर इस समय गंदी राजनीति कौन खेल रहा है? क्या बीजेपी खेल रही है, विपक्ष खेल रहा है, या फिर जो बाकी और भी जो दल हैं जैसे कि ओवैसी साहब और ये लोग, कौन इस समय राजनीति कर रहा है और उसको क्या फायदा या नुकसान आप देखते हैं इस मैंने कंट्रोवर्सी से? मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझा के बताई थी। वो हम्म। क्रोनोलॉजी में सीधा सीधा दिखता है कि दंगा फसाद का फायदा किसको होता है। इस देश का इतिहास है, दंगा फसाद का फायदा किसको होता है, किसने उठाया है हम्म। ये मुद्दा, कौन कह रहा है। अरे भैया, एएसआई आपके अंडर में है। नहीं, लेकिन अभी तो चुनाव क्या बीएमसी के चुनाव के लिए किया जा रहा है? क्या बीएमसी के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव तो खत्म हो गया है, किस चीज पर फायदा उठा रहे हैं, कौन उठा रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अभी तो देखो, चुनाव आसपास नहीं है कोई। देखिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बिहार भी दूर नहीं है, वेस्ट बंगाल भी दूर नहीं है, यूपी भी दूर नहीं है और महाराष्ट्र भी दूर नहीं है, सब आसपास के स्टेट है। आज आज पूरा देश, आज पूरा देश। बिहार का चुनाव तो भी बहुत दूर है। बिहार का चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, और इसका लेना देना महाराष्ट्र से क्यों? इसके पहले का चुनाव बिहार का किसके, कौन से स्टोरी पर लड़ा गया था? 12% राजपूत वोटों के लिए लेकर कोई एक हम्म। हीरो था जिसकी सुसाइड हुई थी। जीरो एफआईआर कहां से हुआ था? हम्म। बिहार से हुआ था। क्या हुआ उसका? सीबीआई ने कहा नहीं नहीं, सुसाइड ही है बाद में। बराबर है ना? राइट। तो ये भुनाने पकाने की जो बात है, ये किसको फायदा होता है सबको पता है। और हम्म। नागपुर में ऐसा ही हुआ है। नागपुर में जो जानकारी मेरे पास आई है, उसको वेरीफाई भी किया है मैंने, कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार भी कुछ लोग उनकी जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहां आए, फिर वापस चिटनवीस पार्क के पास गए, पास में ही है, वहां पर दरगाह है, वहां से चद्दर खींची उन्होंने और उस चद्दर को जलाया गया, ऐसा लोग आरोप कर रहे हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उसके बाद में दोनों लोगों को बुलाया गया था। काफी छोटा चौराहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, जहां बड़ी बड़ी सभाएं पहले होती थी, सभी बड़े बड़े नेता वहां जाकर जो है अपना भाषण दिए, नेहरू जी से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने। वहां से आवाज के अंतर पर कोतवाली पुलिस स्टेशन है जहां डीसीपी बैठते हैं, पिया है, एसीपी है, गणेशपेट पुलिस स्टेशन है, दोनों। गडकरी जी का घर 30 मीटर पर है, ज्यादा दूर नहीं है, सभी आसपास की चीजें हैं। वहां पर इतना बड़ा दंगा हो जाता है और पुलिस देरी से पहुंचती है। ये आरोप मैंने नहीं किया, मैं तो मुंबई में था। मैं तो वहां पर पला बड़ा हूँ, महल जिस एरिया में हुआ वहां तो मैं, मेरा बचपन गया है, मेरा नैनीहाल वहीं पर है। गडकरी जी के घर से सटकर ही हमारा घर है, मेरा नैनीहाल। तो वो मैंने सारा देखा है वहां पर। तो ये जो हुआ है, ये होने दिया है या हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को करना है। लेकिन दिख ऐसा रहा है, ये गलती दोनों तरफ से हुई है, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। हम लोकतंत्र में है, पुलिस है, कोर्ट है, हर जगह जो पॉसिबल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। जिन्होंने भी हिंसा की होगी, वायलेंस किया होगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और षड्यंत्र जिसने किया होगा उनके ऊपर भी की जाए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो ठीक। ये सारी जो बातें हैं, ये सोची समझी लगती है। नितेश राणे, इनको क्यों नहीं रोका देवेंद्र फडणवीस जी ने? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। किस तरह से भड़काऊ स्टेटमेंट सुबह आकर वो करते हैं, क्यों नहीं रोका? उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हुई आज तक? मुझे बताइए ना। पुरोहित जो सांसद है, उन्होंने इतनी बड़ी बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कही थी, जो हमें लगता है कि षड्यंत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास खत्म करने का, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? तो ये राजनीति सब इसी के ऊपर है, क्योंकि बेरोजगारी की बात नहीं करना है। संगम में, प्रयागराज में जो लोग शहीद हो गए उनके नाम बताना नहीं है, क्योंकि 10 नाम बताओगे तो 100 लोग और खड़े हो जाएंगे कि हमारे यहाँ का व्यक्ति का भी वहां वो शहीद हुआ है। कैसे बताएंगे? रुपया गिरते जा रहा है, उसके क्या जवाब देंगे? पेट्रोल का, क्रूड ऑयल की कीमतें रोज गिर रही है नीचे। सस्ता क्रूड ऑयल हो रहा है, लेकिन लोगों पे टैक्स थोप के ठीक इन्होंने है। आज तक 40 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा ले लिया। कैसे बताएंगे? बेरोजगारी की बात नहीं करना, किसान आत्महत्या की बात नहीं करना। ठीक है। आज देखो, अब कोई मैं, चर्चा है? नहीं नीलू जी, मुझे हाँ, बताइए, आज चर्चा है? क्या क्या रुपया की चर्चा इस देश का मीडिया करने की हिम्मत कर रहा है? मुझे याद है 2013-14 में तो एक ही बात चलती थी, रुपया गिर गया, आईसीयू में चला गया। अमेरिका हमारा दोस्त है ना, क्यों हमें तकलीफ पहुंचा रहा है? ठीक है। तो ये सारी चीजों पे चर्चा ना हो, इसीलिए इन सारी चीजों को तूल दी जाती है और देश को इसमें झोंका गया है। मैं आपके माध्यम से नीलू जी सबको विनती करता हूँ, मैं नागपुर का हूँ। नागपुर में जब रामनवमी होती है, पोदारेश्वर राम मंदिर जो बिल्कुल मोमिनपुरा से सटके है, वहां पे वो जो रथ है वो हिंदू मुस्लिम भाई दोनों मिलके खींचते हैं। इस बार उन्होंने इतना एहतियात बरता था, क्योंकि चुनाव थे, 400 सीट की बात थी।
वो बेचारे आए नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर। हम भी खुद, वो जब रथ निकलता है तो हम खुद थे वहां पर। ठीक है, गडकरी जी भी थे वहां पर, मोहन भागवत जी भी थे। और ठीक। एक अहम बात नागपुर की और बता दूं मैं 10 सेकंड। संत ताजुद्दीन बाबा जो सूफी संत है, उसकी भी वो नगरी है। वो वहां के भोसले राजा जो है उनको बड़े भाई मानते थे, उनके घर में रहते थे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। और मुस्लिम लोगों ने उनको कहीं और जाके दफनाया, सामने 1-2 किलोमीटर पर। वहां से उनके उर्स का संदल निकलता है, मुस्लिम भाई लोग आते हैं यहाँ। जो जो हिंदू छोटा दरगाह है, छोटा ताजबाग जिसे कहते हैं, वहां पर आते हैं। दोनों मिलके वो सारे उत्सव जो है सेलिब्रेट होता है। फिर चाहे भगवान राम जी का रामनवमी हो या फिर संत ताजुद्दीन बाबा के से रिलेटेड कोई भी उत्सव हो, इतना शांति प्रिय शहर हमने कभी देखा नहीं। हिंदुस्तान हाँ, में दंगा फसाद हुआ, लेकिन हमने नागपुर में दंगा फसाद देखा नहीं। आज हमारे नागपुर को खराब कर दिया, इसका हमें बहुत दुख है। ठीक है। मैं अब अनिल जी से एक पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं विनोद जी के पास आऊंगी, ताकि आप अनिल जी को भी सुन लेंगे। विनोद जी तो उनके लिए बोलने में आसानी हो जाएगी। अब अनिल जी, आपको क्या लग रहा है कि ये बैठे बिठाए औरंगजेब को लेकर इतना तमाशा क्यों हो रहा है? क्या इसको जानबूझकर किया जा रहा है, जैसा अतुल कह रहे थे अभी? अतुल ने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो मूलभूत दिक्कतें हैं और जिनका लोग सामना कर रहे हैं उनको डिस्कस ना करना पड़े, इस वजह से औरंगजेब के इर्द गिर्द एक विवाद पैदा कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि क्या ये चुनावी लाभ के लिए किया गया? अतुल ने कहा कि अभी बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है इन सारे इश्यूज को उठाकर। आपको क्या लगता है कि ये विवाद क्यों खड़ा किया गया है? जी। नहीं, ये जो चुनाव में लाभ है वो तो बाय प्रोडक्ट है। असल में है क्या कि अब जो पूरा बीजेपी और आरएसएस का तंत्र है वो तय कर चुका है कि ये देश को डिवीजन में ले जाना है। चाहे वो साउथ से झगड़ा हो, तमिलनाडु का, और वो जो फॉल्स ग्लोरी जिसका कि कोई सेंस नहीं है, शिवाजी महाराज की जो ये करने वाले, जो उनको मतलब पूजने वाले लोग हैं, उनको खड़े भी होना चाहिए था ना ट्रंप के सामने। वो जो है वो फॉल्स नैरेटिव। ऐसे ही मतलब आरएसएस का हिस्ट्री है, कभी 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 कहीं किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अरे इससे किसको डिस्प्यूट है कि शिवाजी महाराज जो है सब बहुत ही मतलब ये थे, लिबरल थे, शूरवीर थे। इससे किसको कोई नहीं बोला है। महाराष्ट्र में अभी तक किसी ने नहीं कहा है। जिसको वो बोल रहे हैं कि आप औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, वो भी नहीं बोला है। अबू आसिम आदमी भी कभी नहीं बोला कि शिवाजी तो बहुत खराब थे, बहुत कमजोर थे। कारण आपको क्या लग रहा है? क्या ये छावा जो फिल्म आई थी इसकी वजह से विवाद हुआ, जो कि देवेंद्र फडणवीस ये फडणवीस ने खुद को एक्सेप्ट किया है। हाँ, छावा ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा फिल्म, मैंने फिल्म देखी है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और वो एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है कि संभाजी महाराज जिस तरह से फाइट किया, और उनके बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक विवाद हैं जो कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, उस पर हुआ भी है। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने जब उनको, ये कौन है इसका, म्यूट कर ले, कैसे आवाज आ रही है जी, जो भी उनका है क्या कहते हैं, जब उनको फाइट करने की आई बात, तो उन्होंने जो वीरता दिखलाई वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनको जब ऑफर किया औरंगजेब ने कि ये क्या कहते हैं धर्म बदल लो, तो उन्होंने नहीं किया। और वो जो है उनको सब टॉर्चर उनके साथ किया गया। ये तो ऐतिहासिक मतलब जो भी तथ्य है उसके आधार पर है। लेकिन सवाल ये है कि औरंगजेब के बारे में किसने, कौन सी पार्टी ने कहा कि औरंगजेब जो है हमारा हीरो है? ऐसे ही चुनाव के समय में फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले ये क्या कहते हैं ओवैसी जो है उनको घुसने नहीं देंगे महाराष्ट्र में। अरे कौन बोल रहा है? और ओवैसी मुसलमानों के नेता है क्या? क्या इस चीज को लेकर माहौल बनाया जा रहा है अनिल जी की किसी भी तरीके से औरंगजेब की मजार को ध्वस्त कर दो? क्या इस चीज को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? वो तो कर रहे हैं ना। वो जो नागपुर में जो हिंसा हुई है वो तो वही लोग जुलूस निकाला ना टॉम्ब के लेकर के ये क्या कहते हैं मजार के खिलाफ जो है, वही जुलूस निकाला ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदू नहीं करने का, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने, बजरंग दल वगैरह जो वो जुलूस निकाला। सवाल ये है कि ये सारा जो देखिए औरंगजेब के बारे में अमर्त्य सेन ने औरंगजेब और अकबर के बारे में लिखा है।
और कहा क्या कि इसका इस्तेमाल, अमर्त्य सेन को मैं कोट कर रहा हूं, उनका इसका इस्तेमाल जो है इतिहास का इस तरह नहीं हो सकता। अगर औरंगजेब ऐसा था जिसने दारा शिकोह की हत्या की, वो क्या कहते हैं बहुत कट्टर था, ये था, इसके साथ साथ अकबर भी है जो कि जस्ट इसका उल्टा था। तो इससे कोई मुसलमान, औरंगजेब मुसलमान मतलब दोनों इस्लाम में है, और ऐसे लोग हमारे बीच में भी हैं, हिंदू में भी कट्टरपंथी है, क्या कहते हैं मतलब ये क्रूर है, ऐसे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों में है। इससे मुसलमान और हिंदू का कहाँ क्वेश्चन उठ जाता है। दूसरा ये है कि औरंगजेब का जब इवैल्यूएशन आप करेंगे तो उसके साथ ये भी तो है कि संभाजी महाराज को थोड़े खाली मारा, या क्या कहते हैं तेग गुरु तेग बहादुर को थोड़े ये किया, उसने तो अपने भाई को क्या कहते हैं दारा शिकोह को पकड़ने के बाद पूरा जो है ये पे क्या कहते हैं हाथी पर घुमाया, मतलब बहुत ही दिनहीन अवस्था में, और उसके बाद उसके गर्दन काट दिए, और गर्दन काट करके शाहजहां को भेज दिया। दुनिया में ऐसे कौन से उदाहरण है? तो क्रूरता में उसका ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? इसमें कौन हिंदू मुसलमान आ गया? ये तो सवाल है कि जितना क्रूर वो हिंदुओं के लिए था, उतना ही क्रूर जो भी उसके शासन को, उसने अपने बेटे को क्या कहते हैं डिसोन कर दिया, उसने क्या मतलब ऐसे इतिहास में उसका और भी उदाहरण है जो अपने सगा मतलब अपना बेटा, आप सोचिए ना, अकबर जो था जो कि संभाजी महाराज के साथ भी रहा यहाँ और उनके साथ मिलकर के औरंगजेब को हटाना चाहता था, वो भाग गया, वो मरा मेरे ख्याल में पर्सिया में जाके मरा, वो मतलब बैनिस्ट, वो जो उसका ये था क्या कहते युवराज समझिए, वही उनका उसको गद्दी लेने वाला था। और अपना भाई, अपने बड़े भाई को मुराद के साथ वैसा ही किया, शुजा का पता ही नहीं चला कि कहाँ गया वो, मुराद को मरवा दिया, दारा शिकोह को मार दिया, खुद सामने में मरवाया, और जो ये था क्या कहते हैं शुजा था, शुजा भाग गया, आराकान में गया, उसका पता नहीं वो मरा गया क्या हुआ। तो ये तो उसके अपने रिलेटिव के साथ उसने किया, तो उसकी क्रूरता में किसको शक है? अब उससे हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया भाई? और उसके टॉम को जारो, ये तो किसके हिंदू धर्म के किस ये में इस तरह का है? यहाँ तो ये है कि अगर मान लिया किसी का डेड बॉडी है, ये पूरे सब धर्म में है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म में नहीं, जो धर्म के पहले जो नॉन मतलब जिसको आप पैगनिज्म कहते हैं, उसमें भी जो है मृतकों का सम्मान किया जाता है। और उसके बाद ये भी सच्चाई है कि वो शख्स जो है उस मिट्टी की कब्र बनाई उसने, वो शहंशाह था हिंदुस्तान का, जीडीपी वर्ल्ड में नंबर 1 था उसके समय में, लेकिन वो जो है उसका वो एस्पेक्ट भी है ना, तो वो एस्पेक्ट है, इतिहास के ये सच है। इस दूसरा के अतीत पे आप पूरा इंटरव्यू देख लीजिए पॉडकास्ट मोदी जी का, अरे अतीत को सेटल करने के लिए पैदा लिए हैं। अरे आपके पास चैलेंजेस है, अभी ट्रंप का पूरे वर्ल्ड में ट्रंप का गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, उसके लोगों को बता रहे हैं क्या कि मतलब क्या बता रहे हैं? अरे ये जो कि रामदेव को बताना चाहिए वो हमारा प्रधानमंत्री बता रहा है। रामदेव को बताना चाहिए कि नाद ब्रह्म क्या है, बागेश्वर अपना वो तो बेकार ही है, लेकिन मान्य रामदेव तो योगा गुरु है। अब ये योगा गुरु भी बनना है, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बनना है, प्रधान सेवक भी बनना है। ये जो 4 in 1 का जो चला है, ये फडणवीस या सब जो योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर गोरखपुर करे, तो एक चीज छोड़िए ना, संन्यास अगर लिया हुआ है, पीठ के अधीश्वर है, ये कौन हिंदू धर्म में? हम तो आज तक नहीं सुने। हमने तो यही सुना कि जैसे ही संन्यास आप लेते हैं तुरंत अपना गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं। भरथरी जो है वो उन्हीं का सबसे पॉपुलर जो नॉर्थ इंडिया में नैरेटिव, फोक नैरेटिव है, वो भरथरी का है। लोग एकदम एकतारा बजाते हुए गाते हैं। हमको आज तक याद है वो जो क्या कहते हैं उसका जो सारंगी बजाते हुए वो जो गोरख संप्रदाय के लोग हैं, वो जो है बताते हैं, लोग उनको सुनते भी थे और देते भी है। तो ये जो पूरी नैरेटिव है, ये है एस्केपिज्म, बस जो सामने चीजें हैं उससे भागना है। दूसरा है कि कम्युनलाइज करना है, पोलराइज करना है लोगों को, ताकि आप उनको सत्ता में बनाए रख सकें। पूरी तरह फेल हो गए तो उसके बाद भी बने रहे। ये एकदम पॉलिटिकल ये है,
इसमें औरंगजेब वगैरह, औरंगजेब को उठा के ले आइए, किसी को मतलब ये करते रहिए, कभी जिन्ना को भी ला सकते हैं, पाकिस्तान को ले आइए। ठीक ये है, पॉलिटिकल ये है, मुहिम है और देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, मैं अब विनोद जी के पास आ रही हूँ कि विनोद जी, आपको क्यों लग रहा है कि औरंगजेब को लेकर राजनीति इतनी तेज महाराष्ट्र में क्यों हो गई है? और जो बात अभी अनिल जी और अतुल कह के गए कि भाई कम्युनली पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर बात ना हो सके। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीति औरंगजेब पर क्यों हो रही है समय महाराष्ट्र में, और इससे कौन बेनिफिट करता है? जी। देखिए नीलू, अब दोनों लोग जिन्होंने बड़े बड़े प्रश्न किए वो चले गए, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ। आप जो कह रही है ना कि पोलराइजेशन हो रहा है और पोलराइजेशन से किसको फायदा हो रहा है, तो क्यों बात कर रहे हैं औरंगजेब की, क्यों नहीं बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्यों नहीं बात कर रहे हैं बाकी सारे विषयों की, जिसके कारण इसलिए कि उन सारे विषयों पर इनको कोई समर्थन नहीं दे रहा है। और पोलराइजेशन इन्होंने किया, पोलराइजेशन इन्होंने महाराष्ट्र में करने की कोशिश की, इनको उल्टा पड़ा। मैं आपको फैक्ट बता दूं कि ये 12% मुस्लिम वोट के साथ पोलराइज करेंगे तो ऐसे ही औंधे मुंह गिरेंगे, और कांग्रेस उसी ढर्रे पर जा रही है। कांग्रेस को जिस ढर्रे पर जाने की कोशिश करे। दूसरा ये कि जो इतिहास की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बात मैं साफ कर दूं कि किसी की कब्र को उखाड़ने के लिए आप लीगली तरीके से आपको अगर कुछ लगता है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए। कांग्रेस में इस बात का बूता था कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास करके हिंदुओं को ठेंगा दिखा दिया कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप चिल्लाते रहिए, ना आपको मथुरा मिलेगा ना आप काशी मिलेगा। 11 साल से ये कुछ नहीं कर पाए, अभी उसी पर है। खैर, ये नहीं हो पाए, लेकिन इतिहास में आज समझने की कोशिश करते हैं हम। इतिहास पर अगर आप जो बात कर रही हैं बार बार कि छावा के कारण ये हुआ, छावा के कारण ये हुआ, तो छावा के कारण ये हुआ तो आप उसको आप क्यों उस मैं तो कह पोलराइज। नहीं रही हूँ, मैं नहीं कह रही नहीं हूँ, नहीं आप, देवेंद्र फडणवीस खुद मान रहे हैं हाँ, इस बात नहीं को, नहीं देवेंद्र नहीं नहीं फडणवीस से खुद नहीं नहीं, मैं आपके 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 डिबेट में जो लोग कह रहे हैं कि छावा के कारण ऐसा हुआ है, देखिए फिल्म से जो लोग भी नई जनरेशन या कुछ लोग फिल्म को ही इतिहास मानने लगते हैं, वो शायद, मैं भी जब इतिहास में जब तक इनरोल नहीं हुआ था उसके पहले मैं भी यही समझता था कि जो जहांगीर बादशाह हुआ उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अनारकली था। सबको यही मालूम है कि बालाजी भल्लार जिसने 40 लड़ाइयां बिना हारे जीती थी, वो मजनू की तरह से मर गया, अपनी जो उसकी प्रेमिका थी मस्तानी के उसमें। तो इतिहास तो ये है। अब इतिहास में कितना सच्चा है कितना गलत, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक तौर पर आप अगर किताबें पढ़िए, आप मशीर आलमगीरी ही पढ़िए, तो ये आपको पता लग जाएगा कि औरंगजेब क्रूर शासक था। ये भी फैक्ट है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, हिंदुओं को नहीं छोड़ा, लेकिन उसने हिंदुओं को कन्वर्ट भी किया। इसमें भी कोई सच्चाई, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। तो अगर हिंदुओं को सच्चाई इस बात में है और हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको उनको भी उतना ही विरोध करने का अधिकार है। अब एक और बड़ा प्रश्न आपके डिबेट में ही आया कि उसको मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाए। भाई, औरंगजेब के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया जाता है रहमतुल्ले आला, मतलब उसको पीर बनाया जाने की कोशिश कर रहा है। जो आदमी हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए एक मुहिम चलाया है, आप उसको पीर बनाइएगा, उसको आप पीर बना करके पूजने की कोशिश कीजिएगा तो विरोध तो होगा ही। और ये चुनाव में ये सारी चीजें शुरू हुई थी। अब फिर वही होगा कि आप उसका कहाँ से शुरू करेंगे, कि किसने इसको इसको शुरू किया। तो इस पर मैं कुछ और बोलूंगा, अनिल जी कुछ और बोलेंगे, कांग्रेस और कुछ बोलेगा। तो ये इस डिबेट में नहीं जाए कि किसने शुरू किया, लेकिन अगर आप लगातार हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट कीजिएगा तो क्या उनको इस बात का भी बोलने का अधिकार नहीं है कि अपनी बात भी नहीं रख पाए, अपने बात भी नहीं कर पाए। मैं किसी भी वो नहीं कर रहा। एक और बात है, अभी की डिबेट में आया, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो कल नागपुर में हुआ उसमें कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। कॉन्स्पिरेसी, यही बात सरकार कह रही है, तो किसने कॉन्स्पिरेसी की पता लगना चाहिए। पत्थर अचानक कहां से आ जाते हैं, अगर बिना कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो अचानक प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी कहां से शुरू हो जाती है। क्या
सब जेब में सारे लोग पत्थर लेके चलते हैं? क्यों पत्थर आने अचानक बारिश? और ये पत्थर की घटना केवल नागपुर की नहीं है। आप जहां देखिएगा वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप संभल में जाइएगा तो आपको पत्थर मिलेगा, आप नागपुर में जाइएगा तो आपको पत्थर मिलेगा, आप बिहार में किसी घटना में जाइएगा तो आपको पत्थर मिलेगा। ये चीजें हैं। और जो आप बार बार पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, नीलू जी, एक बात आप समझ लीजिए, पोलराइजेशन करके मुसलमानों को अपीज करके चुनाव जीतने का जो एक ट्रिक था, उस ट्रिक में विपक्ष लेकिन मुसलमान, अरे एक मिनट, आप कहते हैं मुसलमानों को अपीज करना, तो फिर यही आरोप तो बीजेपी पे लग रहा है कि बीजेपी हिंदुओं को साधने के लिए हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाती है मुसलमान जो शासक हैं उनके जरिए। आज यही तो आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि भाई क्यों आप कम्युनली पोलराइज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि रुपया ढल रहा है, महंगाई बेरोजगारी है, उस पर चर्चा नहीं होती है। जो मूलभूत मुद्दे हैं, आप देख लीजिए संसद में कितनी चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर सवाल तो खड़े होंगे। और आप ये इमोटिव इश्यूज खड़े कर दीजिए कि भाई औरंगजेब के बहाने अब हिंसा हो रही है, लोग गोदी मीडिया पूरा उसमें लग जाएगा, तो फिर चर्चा होगी कहाँ? तो आज इसीलिए तो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, बिल्कुल नीलू जी, गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दरबारी मीडिया भी कम नहीं है, वो भी बढ़िया से काम कर रहे हैं। अब आपकी बात जो आपने कही कि ये जो मसला है हिंदू हिंदू बीजेपी कर रही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल हिंदू हिंदू कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा विपक्ष मुसलमानों के साथ मुसलमान मुसलमान कर रहा है, तो बीजेपी हिंदू हिंदू करे क्यों ना करे? बीजेपी हिंदू हिंदू, बीजेपी अब के इसके पहले क्या होता था, क्यों होता था? आप हिंदुओं को डिवाइड लेकिन करते थे। धर्म को क्यों इस्तेमाल मेरी किया जा मेरी रहा है? मेरी मुझे ये बात नहीं मेरी समझ में बात आ रहा है कि धर्म को नीलू लेके जी, ही मेरी क्यों राजनीति हो रही है। नीलू, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, ये आज तो शुरू नहीं हुआ, हमने आपने तो शुरू नहीं किया, या 2014 में शुरू हुआ, या 2019 में शुरू हुआ, या 2024 में शुरू हुआ। ये तो जब से डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू हुआ है, सबको मालूम है कि कांग्रेस चुनाव जीतती थी मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित के नाम पर। तो ये हमने आपने तो शुरू नहीं किया ना, पहले शुरू हुआ। मैं आपके मूल प्रश्न पर आ रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप जो बात कह रही हैं, जो कास्ट के नाम पर डिवाइड होता था, उस कास्ट डिवीजन को बीजेपी ने थोड़ा ब्लर किया है, पूरी तरह से ब्लर नहीं किया है। लगातार कांग्रेस कास्ट सेंसस की बात कर रही है, बाकी सारे लोग जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी और लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। बीजेपी की चुप्पी है, वो अलग बात है। उस पर तो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन कास्ट के नाम पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर बात कर रही है। तो अगर कोई मुसलमान के नाम पर बात कर रहा है, तो आप उसको दोषी नहीं मानिएगा। केवल बीजेपी हिंदू की बात करे तो उसको आप दोषी नहीं मान सकते हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर हिंदुत्व के वोट नाम पर अपने वोटर्स को, अपने हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने इकट्ठा किया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष को मुश्किल हो रहा है, और वो लगातार एक के बाद एक। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको, आपके दर्शकों को बता दूं। ये जो पोलराइजेशन 2024 के बाद करने की कोशिश की गई है, और बीजेपी वापस आई है अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर, 3 चुनाव में, अगर आप झारखंड को छोड़ दीजिए, बीजेपी ने अपनी सीट्स में इजाफा किया है। चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे वो दिल्ली की बात कर लीजिए। तो आप समझिए कि आप कहां पर खड़े हैं, विपक्ष कहां पर खड़ा है, और किस तरह से औंधे मुंह गिर रहा है। आप उसी राजनीति में जाएंगे, लगातार मुस्लिम अपीजमेंट की बात करेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि महाकुंभ में शहीद हो गए। महाकुंभ में शहीद को मतलब उस माइंडसेट से आप निकल ही नहीं पाए। आप एक बार ये कह देती है महाकुंभ में लोगों को मोक्ष मिल गया, जो 30 लोगों को। अब ये बात अगर कोई कह दे तो कंट्रोवर्सी हो जाता है। उस माइंडसेट से आप नहीं निकल पाए हैं, आपको हर जगह शहादत ही नजर आती है। आप इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि आपको हर जगह शहादत नजर आती है, हर चीज में। आपको हिंदू सेंसिबिलिटीज के बारे में मालूम नहीं है, और आप कास्ट के नाम पर डिवाइड करके वोट लेना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा नीरू जी, ये नहीं चलेगा। और यही कारण है तो हम कि फिर क्या माने? हम ये माने कि अब औरंगजेब के नाम पर फिर कल कोई दूसरा एक मुसलमान शासक होगा, उसके नाम पर ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी और हम इसी तरह से विश्व गुरु बन जाएंगे? विनोद, नहीं, मैं इस आर्ग्यूमेंट, इस नैरेटिव, ये विश्व देखिए गुरु वाले हमारे देश नैरेटिव, में हिंदू
मुसलमान ही करते रह गए। चाइना ने दूसरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अपना बना लिया, उधर ग्रोक बन गया, अमेरिका ने बना लिया, हम हिंदू मुसलमान के पीछे पड़े, हम औरंगजेब के पीछे पड़े, और लेकिन हम कहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु बनेंगे। तो मेरा सबसे आखिरी सवाल है आपसे कि क्या हम विश्व गुरु इसी तरीके से बन जाएंगे, औरंगजेब को रट लगाते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए, और इसी तरह से हम करेंगे, या फिर मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उसको त्रिपाल से रंग दीजिए, त्रिपाल बिछा दीजिए उस पर, इससे हम विश्वगुरु बन जाएंगे? जी नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि कंपेयरिंग चाइना विथ इंडिया इज कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। सेम इज द, मतलब ये ऐसा ही मामला अमेरिका के बारे में है। हमारी तो मेरी हम मेरी देख बात रहे हैं सुन ना, लीजिए। गुरु बनने का मेरी तो हम सवाल करेंगे ना इस मैं पर। मैं विश्वगुरु के उस पर नहीं जाता हूं। मैं आपके उस पर प्रश्न पर आता हूं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरह की व्यवस्था चाइना की है, आप वहां से उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, ना अमेरिका ने जिस तरह से किया है वो आप कर सकते हैं। अमेरिका ने इंडियंस को जिस तरह से भेजा या बाकी रिफ्यूजीज को भेजा है, आप वैसा करके दिखा दीजिए ना। 10 लोगों को, 10 बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को, 40,000 रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, आप 10 को हटा करके दिखा दीजिए ना। आप पूरा का पूरा जंतर मंतर और बाकी सारे जगहों पर जाम हो जाएगा। कल जिस तरह की से जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा की गई, और अच्छा, वो भी एक बड़ा प्रश्न है, उसको भी, वो भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि अब आपकी आपकी जो तकलीफ है वो सही है कि क्या हम हिंदू मुस्लिम करने जा रहे हैं। अब मुसलमान की राजनीति करने वाले जो लोग मुस्लिम मुस्लिम राजनीति करते हैं, वो भी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। जंतर मंतर पर भीड़ नहीं इकट्ठा हुआ, बिहार में भीड़ नहीं इकट्ठा हुआ। तो ये निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोग इससे फेड अप हो रहे हैं। ये खत्म होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी डेमोक्रेसी दूसरी है। हमारे यहाँ इसी इश्यूज पर, इमोटिव इश्यूज पर दोनों वोट करता है। हिंदू भी वोट करते हैं, मुसलमान भी वोट करते हैं, लेकिन मुसलमान ज्यादा इमोटिव इश्यूज पर वोट इसलिए करता है कि उनके यहाँ इलिटरेसी है, ज्यादा है, और उनको इमोशनली एक पर्टिकुलर डे को ब्रेन वॉश भी कर दे, मतलब एक पर्टिकुलर डे पर उनको समझाया भी जाता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये होता है, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब खैर इस बहस का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को भी ये बताया जा रहा है कि हिंदू तो आप खतरे में हैं, और लेकिन इतना बड़ा कुंभ मेला बीत गया, कहीं हिंदू मुझे खतरे में नहीं दिखे। हिंदुओं को ये समझाया जाता है कि आप खतरे में हैं। कितने बार राइट विंग ट्रोल आर्मी करती है। खैर इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हम औरंगजेब के नाम पर इसी तरीके से राजनीति करते रहेंगे? इससे क्या हासिल होगा? क्या हम इससे विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से करेंगे? आज इसी चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।